स्वानंद किरकिरे, वेलकम टू CNN News 18। हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय ऑल। स्वानंद, हम यहाँ हैं IPRS एंड साइजेक द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सेमिनार में, जहाँ बात हो रही है फेयर वैल्यू ऑफ म्यूज़िक इन द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड। क्यों आज ये इशू इतना रेलिवेंट है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में म्यूज़िक सुनने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। मतलब जैसे म्यूज़िक बनाने के लिए तो हम लोग फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाते हैं, तो क्रिएटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, कंपोज़र्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। और वो जब म्यूज़िक का पीस बनता है तो पहले ये होता था कि हम कैसेट और सीडी पे सुनते थे, उसके पहले रिकॉर्ड पे सुनते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारा मामला आउट हो गया है और नया सुनने का सिस्टम आया है जिसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। यूट्यूब हो गया या और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई वगैरह, जिनको हम जानते हैं। अब उनके ऊपर जब म्यूज़िक जाता है तो वहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेट होता है नए नए तरीके से। और जितने नए दरवाजे खिड़कियाँ खुल रही है म्यूज़िक के स्ट्रीमिंग की, लोगों तक म्यूज़िक के पहुँचने की, उतनी नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने में, उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उस रेवेन्यू का करेक्टली अंदाज़ा लगा पाने में। तो दैट्स व्हाट वी आर। तो और वो उसकी लगातार कोशिश ये चल रही है कि हाउ टू फाइंड अ करेक्ट मेथड कि जिसमें किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो और जो फेयर वैल्यू है म्यूज़िक की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो क्या फेयर वैल्यू आपको लगता है नहीं मिलती है आज भी गानों की? हाँ, बहुत सारी जगह पे नहीं मिलती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे गाने कंज्यूम किए जाते हैं और उसके जो एवज में पैसे देने होते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए कंज्यूम किए जाते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही बहुत सारे ये होते हैं, या आप ये समझिए कि रेस्टोरेंट्स में या कहीं और, मतलब ऐसी कई सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे गाने कंज्यूम होते हैं और उसकी फेयर वैल्यू, उसकी जो, जैसे दुनिया में कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो जहाँ पे भी कंजम्पशन होता है गानों का, उसकी एक स्टैंडर्ड अमाउंटिंग होती है, वो दी जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो म्यूज़िक लेबल्स होते हैं, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बड़ा शेयर म्यूज़िक पब्लिशर को जाता है क्योंकि वो बनवाते हैं, वो करते हैं इसको, और उसके छोटे छोटे शेयर्स हम सब लोगों में बंटते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स में, ऑथर्स में, इसमें। तो ऐसे और लगातार ऐसे एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। तो और स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में भी ऐसे एवेन्यूज़ है। तो उसमें क्या है, अभी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी कुछ प्लेटफॉर्म्स बाहर से आए हुए हैं, उनके सिस्टम्स दूसरे हैं, इंडिया के सिस्टम्स दूसरे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम कॉन्स्टेंटली देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर से एक मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डू वी डू दैट। आज लाइक यू सेड कि बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। कितना आपको लगता है इंडियन ऑडियंसेस है जो पे करती हैं फॉर द म्यूज़िक कंपेयर टू दोज हु कंज्यूम फॉर फ्री? यार, ये फिगर्स तो मेरे पास अंदाज़ा नहीं है, पर देखिए, कंजम्पशन दो तरीके से होता है। कंजम्पशन डायरेक्ट कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन इनडायरेक्ट कंजम्पशन होता है। आप पे करके नहीं सुनते हैं लिरिक्स, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री में सुनते हैं, तो आप एड्स देखते हैं, तो एडवर्टाइजिंग से भी वो रेवेन्यू आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ्री नहीं जा रही है, किसी न किसी कॉस्ट पे जा रही है और कोई ना कोई उसमें कुछ कमाता है। अगर नहीं कमाएगा तो उस प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा किसी भी तरीके से, अगर वो नहीं कमा पा रहा होगा। क्योंकि फ्री म्यूज़िक अगर लोगों के पास यूट्यूब के थ्रू फ्री जाता है तो, लेकिन वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू जनरेट होता है ना। उस जनरेटेड रेवेन्यू का क्या है, उसकी क्या चीज़ है। इवन जिन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, उनको हर दो गाने के बाद एक ऐड सुनना पड़ता है, कहीं ना कुछ आता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हाउ डू वी पुट इट इन प्लेस। बट स्वानंद, क्या रेवेन्यू मॉडल है? बिकॉज आज एक गाने के कितने वर्जन्स बनते हैं। शायद आपने एक गाना हिंदी में लिखा होगा जो शायद तमिल में बनता है, तेलुगु में बनता है, नए सिंगर्स ऐड होते हैं, मगर जो बेस होता है वो गाने का वो वही रहता है। तो व्हाट इज़ द रेवेन्यू मॉडल इन दिस केस दैट गोज टू अ लिरिसिस्ट और टू द म्यूजिक कंपोजर? सी, रेवेन्यू मॉडल जो भी हो, पैसा एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर उस गाने से कमाया गया है किसी भी जगह पे, अगर यहाँ से गाना तमिल में गया है, तमिल में कमाया गया, हम अगर फिल्म के लिए गाना बनाया है हमने, और अगर फिल्म ने हमको फिल्म के कंजम्पशन के लिए उन्होंने हमको एक मुश्त फ़ी दे दी है, हमको कहा है कि भाई इतने पैसे, तो फिल्म के कंजम्पशन के ऊपर हमारा कोई राइट नहीं बनता। वो जो रेवेन्यू है वो उनका होता है। लेकिन उसके अलावा फिल्म के इतर जहाँ पे भी वो गाना कंज्यूम होता है, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू के ऊपर कॉपीराइट हमको हमारी रॉयल्टीज़ मिलती है, जो वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस है, ये कोई सिर्फ इंडिया में नहीं होता। और जहाँ पे भी आपका क्रेडिट जाता है, जहाँ पे भी आपका नाम इस्तेमाल किया गया हुआ है, उसमें दो फैक्टर्स है, एक रेवेन्यू का फैक्टर है, क्रेडिट का भी फैक्टर है। क्योंकि क्रेडिट भी कई बार ऐसा होता है कि इस फिल्म से उस फिल्म में जाते जाते क्रेडिट गायब हो जाता है, लोगों को ये हो जाता है, तो उन क्रेडिट की भी लड़ाई लड़नी है।
और उसके अलावा ये रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की भी लड़ाई लड़नी है। यू नो, आज फेयर वैल्यू ऑफ म्यूज़िक की बात हो रही है, मगर आज से कुछ साल पहले देयर वाज अ टाइम व्हेन लिरिक्स और सॉन्ग राइटर्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट रॉयल्टी। क्या ये आज एक अटेम्प्ट है टू मेक दिस प्रोफेशन a valuable one for the future generation, like somebody can be dependent on? Absolutely, that's the idea, you know, that's the idea, and that's why our seniors like Javed Akhtar Saab, and they have fought, you know, it's a big revolutionary step that our copyright law was amended in India, you know, and because of which now the societies like IPRS are formed in the sense reformed, and working in the in tandem in basically for people to distribute द फेयर वैल्यू करेक्टली, ऐसा किसी के साथ भी अनजस्ट नहीं करते हुए। और इट्स लाइक अ पेंशन स्कीम, इफ यू रिटन सम सॉन्ग्स, तो फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर यू आर गॉन, 60 years आफ्टर यू आर गॉन, ऑल्सो योर फैमिली कैन बी डिपेंडेंट ऑन दैट। सो पहले ये होता था कि यार हमारे ऐसे बड़े बड़े गायक गीतकार म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जो उनका समय ख़त्म हो गया और उनके बुढ़ापे में वो बिल्कुल बुरी हालत में रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन आज वो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बदल रही है। बहुत ज़्यादा अमाउंट्स तो नहीं आते, लेकिन थोड़े अमाउंट्स ये आते हैं कि ताकि कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे। और अगर ये पूरी तरह से होने लगा और सारी, तो ये इस फील्ड में आने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। मेरी ये मतलब मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ। एक बॉल पार्क फिगर है जो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक गाने का आपको 0.05 to 0.09 पैसा पर स्ट्रीम मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार वो एग्जैक्टली मैं उसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरे को कौन सा पैसा कितना मिलता है। मगर डू यू थिंक आने वाले टाइम में जैसे कि पेड सब्सक्राइबर्स का बेस बढ़ रहा है इंडिया में, do you think this audio music streaming platform will increase per stream, the value of per stream? That's what they're trying to get, you know, like see, that's what the transparency is needed, you know, nobody wants, but अगर कोई गाना किसी चीज़ की वजह से वो बढ़ रहा है तो वो उसके पैसे ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे, और मिलने ही चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में होता है। क्योंकि आज नए ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल there are so many of them coming in, there are so many of them which are established, have come in already, and they are doing great. So these things will change, and they are, the constant discussions are aiming towards that only. स्वानंद, यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द मूवीज़। आपकी हाल ही में फिल्म जो कि बहुत बड़ी हिट थी, 12th फेल रिलीज़ हुई, और अब आपका अगला गाना जो धूम मचा रहा है वो है लुटपुट गया, जो कि है फिल्म डंकी से, जिसे कंपोज किया प्रीतम ने। कितना, हाउ दैट सॉन्ग केम इनटू बीइंग, क्या ब्रीफ थी आपको प्रीतम दा की, और कितना इनपुट था शाहरुख खान का? नहीं, मैंने जब काम करना शुरू किया था राजू सर के साथ, राजू ईरानी के साथ मैंने बहुत सारे साल काम किया है। उनकी लगे रहो मुन्ना भाई, उनकी उनके लकी मैस्कॉट हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। इस बार मैं एक्चुअली आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड 3 of Us, जो अभी रिलीज़ हुई है, जिसमें मैंने एक्टिंग की है, तो उसकी शूटिंग कर रहा था, तो मुझे इस बार राजू के साथ में एक ही गाना करने का मौका मिला। एंड इट्स जस्ट विद शाहरुख सर, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि वो बाद में है पिक्चर में। लेकिन राजू के साथ काम करना बहुत ही मज़े का काम होता है, एंड ही ऑलवेज लाइक फन स्टफ, फन वर्ड्स, एंड वी हैव रिटन दिस सॉन्ग। मगर क्या ब्रीफ था, क्या ट्यून पहले आई या वर्ड्स पहले आए? डेफिनेटली ट्यून पहले आई और वर्ड्स बाद में आते हैं, और वर्ड्स थोड़े जद्दोजहद के बाद आते हैं। ये फ़नी लगेगा, ये फ़नी नहीं लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो आपको लुटपुट गया में सबसे फ़नी लाइन कौन सी लगती है? अरे मुझे सारी लाइनें फ़नी, आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लगती है? तो आप दो गान लाइनें सुना भी दीजिए और बता भी दीजिए। ये याद तो नहीं है, मैं गाना तो नहीं गा पाऊँगा आपके लिए, लेकिन हाँ, मतलब लुटपुट गया, ए मन्नू मैं तो गया, और उसके बाद वो एक गाना है ना कि बेगानों से भी कहता है हाउ डू यू डू, वो लाइन मुझे सबसे फेवरेट लगती है। स्वानंद, आज से करीबन 20 साल पहले 2003 में आपने काम शुरू किया था आपकी ब्रेकआउट हिट हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी पे, जो कि रिलीज़ हुई थी 2005 में। व्हाट इज़ योर मोस्ट एंड्योरिंग मेमोरी? कौन सी याद है जो आप हमेशा जोड़ के देखते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी से? बिकॉज हमारे लिए दैट वाज इट्स म्यूज़िक। या हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल, बिकॉज वो मेरा एक तो पहला काम था, और मैंने बहुत शिद्दत से उसके अंदर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। और वो गाना जब पहली बार आया था तो मैं आज जो भी हूँ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की वजह से ही हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी का गाना जब पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस दिन उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक इंसान थे जो अपना काम कर रहे थे। ही डिडंट लुक लाइक, ही लुक लाइक अ बैंक का ऑफिसर,
नथिंग लाइक, बट उन्होंने गाना शांतनु मोहित्रा ने उनको कमरे में बैठा के सुनाया और उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया. हिज नेम वॉज प्रदीप सरकार, लेट, इज़ गॉन नाउ, गॉड ब्लेस हिज सोल. तो अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत में मिला. उन्होंने मुझे दूसरी बड़ी पिक्चर ऑफ़र की जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पिक्चर साबित हुई, दूसरी, परिणीता. वहाँ से मुझे वो विनोद चोपड़ा के पास ले गए. तो बावरामन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर, अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ गिवन मी आइडेंटिटी, लव, everything. Even if I talk about Lutput Gaya, somebody talks about Bavraman, you know. So it's a constant. The journey is like from one. I think I was lucky that मेरा पहला ही गाना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गाना बन गया. उसके बाद में उसी को मैच करने की कोशिश में मैं सारे काम कर रहा हूँ. और कितनी खुशी की बात है कि 20 साल बाद आज वो गाना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आया है, जो कि हम सब स्ट्रगल करते थे उसको ढूंढने के लिए. वो भी बड़ी बात है. उसमें भी मैं बहुत सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे सालों में चीज़ें बदलती है. वो किसी और रिकॉर्ड कंपनी के पास था, वहाँ से वो कैटलॉग कहीं और चला गया. वो गाना किसी के ख्याल में नहीं था. ऑलमोस्ट क्या होता है कि पीपल ट्राई टू फॉरगेट व्हाट देयर, मतलब ये कंपनी से वो कंपनी में कैटलॉग चला जाता है. आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू अतुल चूरामनी, यू नो, हु एक्चुअली आई टोल्ड हिम फाइनली कि मैंने कहा यार ये गाना क्यों नहीं आता स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे. तो उन्होंने वो कंसर्न लोगों को फ़ोन किया. उन्होंने कहा यार ये डालो, एंड देन इट इज़ आउट एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू इट एंड इट्स स्ट्रीमिंग वेल. Atul Chouramani is of course the famous publisher and the one who headed Magna Sound and Virgin for a long time. So then finally you know, आपने इतने सारे गाने लिखे हैं और आपने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक, मगर अगर आपके दिमाग में कौन सा, या आपके दिमाग में इस समय आपके जहन में कौन सा वो गाना आता है जो मैं कहूँ जो आपके लिए आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, जिसके लिरिक्स बहुत ईजी नहीं थे, एंड इट्स चैलेंजिंग टू फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल गाने लिखने में जो हुई थी वो लगे रहो मुन्ना भाई के गाने थे. बिकॉज मुझे ऐसा लगा था, मैं तब परिणीता लिख रहा था, बाबरामन लिख रहा था, और सडनली वो पूरी लैंग्वेज चेंज करके बम्बैया लैंग्वेज में गाने लिखने थे. और उसमें बंदे में था दम एक गाना था. तो ये सारे गाने लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और उसमें काफ़ी समय लगा था वो लैंग्वेज अडॉप्ट करने में. जो आपको सबसे आसान लगता है ना, वो आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. वही मेरे साथ हुआ था. मुझे लगा था कि बम्बैया तो मैं चलते फिरते लिख लूँगा, लेकिन बम्बैया लैंग्वेज में पोइट्री लिखना was becoming difficult for me. So then you know, हर म्यूजिक हर पोएट लिरिसिस्ट का एक कंफर्ट जोन होता है. तो स्वानंद किरकिरा का कंफर्ट जोन कौन सा है? मतलब इफ़ समबडी आस्क यू टू राइट अ सॉन्ग इन अ सिचुएशन, तो आपका सबसे कंफर्ट जोन कौन सा है जो आपको मदद करता है स्ट्रक्चर करने में एक गाने को? ये बहुत कंफर्ट जोन तो नहीं. इतने सारे सालों से जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो तो आपका जोन बन जाता है. लेकिन मेरे पास जितने लोग गाने लिखवाने के लिए आते हैं, दे कम टू मी फॉर सम मीनिंगफुल, सम पोइट्री बेस्ड सॉन्ग. सो आई बेसिकली आई डू दैट, यू नो. मैं बाकी के गाने लिखवाने के लिए वो किसी और के पास चले जाते हैं. तो विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन. So Anand, thank you so much for your time, and I can't end this conversation without requesting you to give us few lines of Bavaraman. That I'll do. बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नज़ारों को तकना, बावरामन देखने चला एक सपना. Thank you so much. Thank you so much, Vishal. Thank you.